दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह कहानी मुझे एक ऐसे आदमी ने सुनाई थी जिसने इसे अपनी आंखों से देखा था। उस आदमी का नाम शंभू था। जब मैं उससे मिला था तब उसकी उम्र लगभग 65 साल रही होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और आवाज़ में एक अजीब सी थकान थी। लेकिन जब उसने अपनी ज़िंदगी की घटना का जिक्र किया तो उसकी आंखों में अचानक डर उतर आया। ऐसा डर जो किसी बूढ़े आदमी के चेहरे पर नहीं बल्कि उस इंसान के चेहरे पर दिखाई देता है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। उसने मुझसे कहा, बेटा, मैंने ज़िंदगी में हज़ारों यात्रियों को बस में चढ़ते उतरते देखा है, लेकिन एक सवारी ऐसी थी जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। इसके बाद उसने अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम शंभू है। साल 1998 में मैं एक प्राइवेट बस में कंडक्टर था। उस समय मेरी उम्र लगभग 30 साल थी। मैं पिछले 7 साल से उस बस में नौकरी कर रहा था। हमारी बस एक छोटे शहर से निकलकर कई गांवों और कस्बों में से होती हुई लगभग 100 किलोमीटर दूर तक जाती थी। बस का ड्राइवर रघु था। रघु सिर्फ मेरा साथी नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम दोनों ने सड़क पर अपनी आधी जिंदगी बिताई थी। दिन में धूल, गर्मी और यात्रियों की भीड़ झेलते थे और रात में सुनसान सड़कों पर बस दौड़ाते थे। धीरे धीरे हमें अंधेरे से डर लगना बंद हो गया था, लेकिन शायद उस रात किस्मत हमें यह याद दिलाने वाली थी, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिससे डरना चाहिए। जुलाई का महीना था। शाम से ही मौसम खराब था। काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था। रात होते होते तेज बारिश शुरू हो गई थी। पानी इतना गिर रहा था कि बस के शीशों पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन फिर भी सामने का रास्ता मुश्किल से ही नजर आ रहा था। उस रात हमारी बस का आखिरी फेरा था। सच कहूँ तो मेरा मन जल्दी घर जाने का था, लेकिन नौकरी में मन की कहाँ चलती है। रात करीब 11 बजे हम शहर से निकले। शुरुआत में बस भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, यात्री उतरते गए। 12 बजे तक बस आधी खाली हो चुकी थी और रात के 1 बजे तक बस में सिर्फ 5 यात्री बचे थे। बस अब जंगल वाले रास्ते में प्रवेश कर चुकी थी। यह रास्ता इलाकों में काफ़ी बदनाम था। दिन में भी लोग यहाँ अकेले आने से बचते थे, क्योंकि दोनों तरफ घना जंगल था। कई किलोमीटर तक कोई गांव नहीं पड़ता था और रात में तो यह ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो। बस के इंजन की आवाज़ और बारिश की बूंदों के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। मैं टिकटों का हिसाब रख रहा था, तभी रघु ने अचानक हल्का सा ब्रेक दबाया। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? रघु ने सामने इशारा किया। वो देख। मैंने शीशे से बाहर झांका और अगले ही पल मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। सड़क के किनारे मूसलाधार बारिश के बीच एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और वह हमारी बस को रुकने का इशारा कर रही थी। सड़क के किनारे खड़ी उस औरत को देखकर मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। बारिश इतनी तेज थी कि उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने चमकदार लाल साड़ी पहन रखी थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, ना हिल रही थी, ना इधर उधर देख रही थी। बस अपना एक हाथ उठाकर हमारी बस को रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने रघु की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी।
शंभू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने दोबारा बाहर देखा। रात का 1 बज चुका था। चारों तरफ घना जंगल था। आसपास कई किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं थी। ऐसे जगह पर इतनी रात में एक अकेली औरत। बात सचमुच अजीब थी, लेकिन फिर मेरे मन में एक दूसरा ख्याल आया। अगर वह सच में किसी मुसीबत में हो तो? मैंने रघु से कहा, यार, इतनी बारिश में उसे छोड़ भी तो नहीं सकते। रघु कुछ पल के लिए सोचता रहा। फिर उसने लंबी सांस ली और बस धीरे धीरे रोक दी। बस रुकते ही वह औरत धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे जैसे वह बस के करीब आती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। दरवाज़ा खुला। वह औरत बस में चढ़ गई। वह पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके सिर पर लंबा घूंघट था, इतना लंबा कि उसका चेहरा लगभग पूरी तरह छिपा हुआ था। मैंने सोचा वह कुछ बोलेगी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। बस धीरे धीरे गलियारों से गुजरती हुई सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। पूरी बस में सन्नाटा छा गया। जो 4-5 यात्री बचे थे, वे भी उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन सच कहूँ तो उसके बस में चढ़ने के बाद माहौल अचानक बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बस के अंदर का तापमान एकदम कम हो गया हो। मैंने सिर झटक दिया। बेवजह सोच रहा हूँ। फिर मैं टिकट बुक लेकर उसकी तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं पीछे जा रहा था, मेरे कदम भारी होते जा रहे थे। वह खिड़की के पास बैठी थी, सिर झुका हुआ, एकदम शांत। मैं उसके सामने जाकर रुका। बहन जी, टिकट। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। आज भी मुझे वह पल याद है, पता नहीं क्यों, लेकिन उस क्षण मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, काली खेड़ा मोड़। उसकी आवाज़ अजीब थी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से आ रही हो। मैंने टिकट काटा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसी पल मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। उसका हाथ असामान्य रूप से सफ़ेद था और जब उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छुई तो ऐसा लगा जैसे मैंने बर्फ़ का टुकड़ा पकड़ लिया हो। मैं घबरा गया। इतना ठंडा हाथ मैंने किसी इंसान का कभी महसूस नहीं किया था। उसने किराया मेरी हथेली पर रख दिया। मैं जल्दी से टिकट देकर वापस आगे आ गया। रघु ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? मैंने हंसने की कोशिश की। कुछ नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ खुद काँप रही थी। अगले कुछ मिनट मैं बार बार पीछे देखने लगा। औरत उसी सीट पर बैठी थी, एकदम स्थिर, ना हिल रही थी, ना किसी से बात कर रही थी। बस खिड़की के बाहर अंधेरे की तरफ देख रही थी। फिर अचानक मुझे एक और अजीब बात महसूस हुई। बस में बैठे बाकी यात्री भी बार बार उसकी तरफ देख रहे थे, खासकर एक बूढ़ा आदमी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वह उस औरत को पहचानता हो। मैंने उससे पूछना चाहा, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। लगभग 10 मिनट बाद मैं दोबारा पीछे गया, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने उससे टिकट का आधा हिस्सा वापस लिया ही नहीं था। मैं आखिरी सीट तक पहुंचा और वहीं रुक गया। सीट खाली थी। मैंने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार देखा। सीट सचमुच खाली थी।
मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने पूरी बस में नज़रें दौड़ाई, लेकिन वह कहीं नहीं थी। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जिस सीट पर वह बैठी थी वह अभी भी गीली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ सेकंड पहले ही वहां से उठा हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि बस पूरे समय चल रही थी। बस कहीं रुकी ही नहीं थी। तो फिर वह औरत गई कहाँ? मैं लगभग दौड़ता हुआ आगे पहुंचा। रघु, रघु घबरा गया। क्या हुआ? मैंने पीछे इशारा किया। वो औरत गायब हो गई है। रघु ने पहले मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने खुद पूरी बस देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि सचमुच लाल साड़ी वाली औरत बस में कहीं नहीं थी। और तभी पीछे बैठा वह बूढ़ा यात्री धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। बूढ़े आदमी की आंखें डरी हुई थी। वह कुछ सेकंड तक मुझे और रघु को देखता रहा और फिर कांपती आवाज में बोला, क्या क्या उसने लाल साड़ी पहन रखी थी? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी सीट कसकर पकड़ ली और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों से ताकत निकल चुकी हो। रघु ने पूछा, बाबा, आप उससे जानते हैं क्या? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं तो भगवान हम सब की रक्षा करे। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर से सिरहन दौड़ गई। बस में बैठे बाकी यात्री अब पूरी तरह डर चुके थे। सबकी नजरें बूढ़े आदमी पर टिकी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। बाबा, साफ साफ बताइए, बात क्या है? उसने गहरी सांस ली, फिर खिड़की के बाहर बरसते अंधेरे को देखते हुए बोला, 10 साल पहले इसी सड़क पर एक भयानक हादसा हुआ था। मैं और रघु ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। उस समय मैं भी इस इलाके में रहता था। उस रात भी ऐसे ही बारिश हो रही थी। एक बारात की बस इसी जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी। वह कुछ पल रुक गया। उसकी आंखों में पुरानी यादों का डर दिखाई दे रहा था। बस में दूल्हा दुल्हन और उसके रिश्तेदार थे, लगभग 40 लोग। मैं चुपचाप सुनता रहा। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, लेकिन कालीखेड़ा मोड़ के पास ड्राइवर का बस से नियंत्रण हट गया और बस सीधे गहरी खाई में गिर गई। बस के अंदर बैठे सभी लोग सन्न रह गए। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, उस हादसे में लगभग सभी लोग मारे गए थे। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। और दुल्हन? बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। सबसे पहले उसी की लाश मिली थी। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे तुरंत लाल साड़ी वाली औरत याद आ गई। कुछ देर तक मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने खुद को समझाया, नहीं, यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है। लेकिन मेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा हो चुका था। उसी समय मुझे एक बात याद आई, किराया जो उस औरत ने मुझे दिया था। मैंने तुरंत अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला। नोट अभी भी अंदर होने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां जेब के अंदर गई, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे नोट जैसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मैंने जेब से वह चीज़ निकाली और अगले ही पल मेरे हाथ कांपने लगे। वह नोट नहीं था, वह एक पुराना पीला पड़ चुका कागज़ था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों पुराना हो।
मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने उसे खोला और उसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची, क्योंकि वह एक शोक संदेश था। कागज के बीचों बीच एक तस्वीर थी, एक युवती की तस्वीर, लाल साड़ी पहने हुए, ठीक उसी औरत जैसी जिसे मैंने कुछ देर पहले बस में चढ़ते देखा था। मेरी सांस अटक गई। रघु ने मेरे हाथ से वह कागज छीना। उसने तस्वीर देखी, फिर उसकी आंखें फैल गई। ये तो वही औरत है। अब बस में बैठे बाकी यात्री भी घबरा गए थे। बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से वह कागज लिया और जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखों में दहशत भर गई। हे भगवान, उसने बुदबुदाया। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती उंगलियों से कागज के नीचे लिखी तारीख की तरफ इशारा किया। मैंने पढ़ा और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह तारीख ठीक 10 साल पुरानी थी, यानी जिस औरत ने कुछ देर पहले मुझे किराया दिया था, उसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे बस के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई हो। मैं बोलना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। रघु का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने तुरंत बस की रफ्तार बढ़ा दी। शायद वह उस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर निकल जाना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि उस समय बस की सारी लाइटें एक बार झपकी, फिर दोबारा झपकी और फिर पूरी बस कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गई। अंदर बैठे यात्रियों की चीख निकल गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था वह सीने से बाहर आ जाएगा। कुछ सेकंड बाद लाइटें वापस आ गई, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आखिरी सीट पर, जहां कुछ देर पहले वो कोई नहीं था, मुझे एक लाल रंग की आकृति बैठी हुई दिखाई दी। बस एक पल के लिए, और अगले ही पल वह फिर से गायब हो गई। मैं जड़ हो गया। क्या वह सच में वहाँ थी, या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा था? मैं आज तक नहीं जान पाया, लेकिन उस रात का सबसे डरावना हिस्सा अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद हमारी बस कालीखेड़ा मोड़ के करीब पहुंचने वाली थी, और वही हमारा सामना उस चीज़ से होने वाला था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस रात मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ हो रहा है वह सच है या मेरा दिमाग मुझे भ्रम दिखा रहा है। लेकिन एक बात तय थी, अब बस में मौजूद कोई भी इंसान सामान्य नहीं था। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रघु बिना कुछ बोले बस चला रहा था। उसकी नज़रें सड़क पर थी, लेकिन मैं जानता था कि उसके मन में भी वही सवाल घूम रहा है। अगर वह औरत सच में 10 साल पहले मर चुकी थी, तो हमारी बस में चढ़ी कौन थी? बाहर बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। जंगल पहले से ज़्यादा घना लगने लगा था। सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ ऐसे झूल रहे थे जैसे किसी अनदेखी चीज़ से बातें कर रहे हो। मैंने घड़ी देखी, रात के 1:30 बज चुके थे और कालीखेड़ा मोड़ अब ज़्यादा दूर नहीं था। तभी बस के अंदर अचानक एक अजीब सी गंध फैलने लगी, गीली मिट्टी और पुराने फूलों की मिली जुली गंध। पहले तो मुझे लगा कि शायद किसी यात्री के कपड़े से आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे वह गंध इतनी तेज हो गई कि सबको महसूस होने लगी।
एक यात्री ने नाक ढांक ली। दूसरा बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा और तभी बस के पिछले हिस्से से किसी की पायल की बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आखिरी सीट खाली थी। फिर भी पायल की आवाज़ कुछ सेकंड तक सुनाई देती रही। रघु ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। फिर अचानक बस एक झटके से हिली और इंजन बंद हो गया। पूरा वाहन सड़क के बीचों बीच रुक गया। बस में बैठे यात्रियों में चीख निकल गई। क्या हुआ? बस क्यों रुक गई? जल्दी चलाओ। लेकिन रघु खुद घबरा गया था। उसने तुरंत चाबी घुमाई। इंजन ने आवाज़ की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लेकिन हर बार वही नतीजा। इंजन जैसे मर चुका था। मुझे पहली बार सचमुच डर महसूस हुआ, क्योंकि बस ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां उस औरत ने उतरने की बात की थी। काली खेड़ा मोड़। बाहर घना अंधेरा था। बारिश अब भी हो रही थी और जंगल के अलावा वहां कुछ नहीं था। रघु ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। आज ही खराब होना था। मैंने खिड़की से बाहर झांका और तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे पड़ी। पहले मुझे लगा कि कोई पेड़ है, लेकिन अगले ही पल मेरा खून जम गया। लेकिन वहाँ कोई खड़ा था, लाल साड़ी पहने हुए। मैं तुरंत सीधा होकर बैठ गया। मेरे हाथ कांपने लगे। रघु ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? मैंने कांपती हुई उंगली बाहर की तरफ दिखाई। रघु ने हेडलाइट की रोशनी में देखा। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि वह सचमुच वही औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबा घूंघट, एकदम स्थिर, जैसे वह हमारी बस का इंतज़ार कर रही हो। कुछ सेकंड तक बस में कोई आवाज़ नहीं हुई। फिर पीछे बैठे एक यात्री की डर से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही बाकी लोग भी खिड़कियों की तरफ देखने लगे। और फिर जो हमने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया, क्योंकि वह औरत अकेली नहीं थी। उसके पीछे जंगल के अंधेरे में एक एक करके कई आकृतियाँ दिखाई देने लगी। पहले 2, फिर 10, फिर और भी। कुछ आदमी थे, कुछ औरतें और कुछ बच्चे। सभी चुपचाप खड़े थे। सभी हेडलाइट की रोशनी में धीरे धीरे उभर रहे थे। और सबसे डरावनी बात, उसमें से किसी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। बस खाली आंखें और अजीब सी खामोशी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। बूढ़ा यात्री बुदबुदाया, हे भगवान, ये वही लोग हैं। कौन लोग? मैंने पूछा। उसने कांपती आवाज में कहा, 10 साल पहले वाले। मेरी सांस रुक गई। क्या ये वही लोग थे जो 10 साल पहले उस खाई में मारे गए थे? तभी अचानक लाल साड़ी वाली औरत ने धीरे से अपना हाथ उठाया और सड़क के आगे की तरफ इशारा किया। बस इतना ही। ना उसने कुछ कहा, ना कोई आवाज़ निकाली, बस इशारा किया। और फिर वह एकदम स्थिर हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या बताना चाहती थी, लेकिन उसी क्षण बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, बिना चाबी घुमाए, बिना किसी कोशिश के। इंजन अचानक जीवित हो उठा। रघु और मैं एक दूसरे को देखने लगे। हमारी समझ से बाहर था कि यह कैसे हुआ, लेकिन रघु ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत बस आगे बढ़ा दी और जैसे ही बस आगे बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। लाल साड़ी वाली औरत
और उसके पीछे खड़ी सारी आकृतियाँ धीरे धीरे अंधेरे और बारिश में गायब हो रही थी। उस रात बस दोबारा चल पड़ी। तब भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पीछे मुड़कर देख सके। बस के अंदर बैठे सभी लोग चुप थे, इतने चुप कि बारिश की बूंदें और इंजन की आवाज़ सब कुछ साफ लग रही थी। मैं बार बार पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर मुझे रोक रहा था। रघु का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने पूरी जिंदगी बस चलाई थी, हजारों रातें सड़कों पर गुजारी थी, लेकिन उस रात जितना डरा हुआ मैंने उसे कभी नहीं देखा था। करीब आधे घंटे बाद हम जंगल वाले इलाके से बाहर निकल आए। धीरे धीरे यात्रियों को उनके स्टॉप पर उतार दिया। सुबह होने तक बस डिपो पहुंच चुकी थी, लेकिन उस रात हम दोनों में से कोई भी सामान्य नहीं था। बस खड़ी करने के बाद मैं और रघु काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहे। हम दोनों जानते थे कि हमने कुछ ऐसा देखा था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। उस घटना के बाद रघु ने नौकरी छोड़ दी। कुछ साल बाद मैंने भी। जिंदगी आगे बढ़ते रही, समय गुजरता गया, लेकिन उस रात की याद कभी नहीं गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। और कहानी सुनकर ज़रा भी डर लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ समय समय पर आप तक पहुँचती रहे। कहानी सुनकर सचेत रहे और अपने आप को और अपने परिवार को दूसरी दुनिया की शक्तियों से बचाए रखे, क्योंकि ज़िंदगी जब रेड सिग्नल पर रुकती है, असली डर वहीं से शुरू होता है।